आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संक्रमण तत्वों यानी डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुणों को लेकर। और आज की वीडियो में हम डी ब्लॉक तत्वों के एक स्पेशल जनरल कैरेक्टर को लेंगे, जो कि है गलनांक और क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी कि काफ़ी अधिक होते हैं। अब देखते हैं इसका कारण क्या है। संक्रमण तत्व धातुएं हैं। इनमें धातु परमाणु एक दूसरे से प्रबल धात्विक आबंध द्वारा बंधे होते हैं, इसलिए संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक काफ़ी अधिक होते हैं। उम्मीद है बात आपको क्लियर है, लेकिन थोड़ा और हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक संक्रमण तत्व का या संक्रमण धातु का फिगर लिया है, जो कि ठोस अवस्था में है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, वाइट कलर से दिखाए गए हैं अवयवी कण, जो कि हैं संक्रमण तत्व के परमाणु। आप जानते हैं कि ठोस में जो अवयवी कण हैं वो काफ़ी करीब होते हैं। यदि इस ठोस को हम गर्म करेंगे और अवयवी कण एक दूसरे से दूर होकर द्रव अवस्था के समान हो जाएंगे, तो यह ठोस द्रव में बदल जाएगा। तो जब हम इस संक्रमण तत्व को गर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि काफ़ी देर तक गर्म करना पड़ता है इसको द्रव में परिवर्तित करने के लिए, यानी कि संक्रमण तत्व का गलनांक काफ़ी अधिक है। अब क्वेश्चन ये है कि देर तक गर्म करना क्यों पड़ा। तो यहाँ पर हम दो मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखिए, जिनको यहाँ पर मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। आप सोचो कि यदि इन दोनों को हम गर्म करेंगे, यानी कि इस संक्रमण तत्व को गर्म करेंगे, तो इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे और ठोस द्रव में परिवर्तित होगा। आप ये सोचो कि क्या कोई ऐसी चीज़ है, क्या कोई ऐसा बल है जो इनको दूर जाने से, एक दूसरे से दूर होने से रोकता है। तो आपका आंसर होगा हाँ, इन दोनों के मध्य का जो आकर्षण बल है वो चाहता है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर न हो। और यही आकर्षण बल जो यहाँ पर है वो किस रूप में है? धात्विक आबंध के रूप में है, जो कि काफ़ी मजबूत है। तो यदि इन दोनों मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर करना है, यानी कि द्रव अवस्था के समान करना है, तो हमको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये एक दूसरे से दूर चले जाए। क्योंकि थोड़ी एनर्जी से इनकी ऊर्जा तो बढ़ेगी, लेकिन धात्विक आबंध इतना प्रबल है कि वो उनको दूर नहीं जाने देगा। और इसलिए हम कहते हैं कि संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। अगर बात करें क्वथनांक की अलग से, तो आप समझ सकते हैं कि द्रव अवस्था में यदि हम इसको गर्म करें तब भी यहाँ पे धात्विक आबंध है, तो फिर से काफ़ी अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी और अधिक दूरी बढ़ाने के लिए, जिसको आप कहते हैं अंतरा आणविक अवकाश बढ़ाने के लिए और अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। बात क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं कि संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाए तो क्या होता है। किसी संक्रमण श्रेणी में बाईं से दाईं ओर चलने पर मध्य तक अर्थात n-1d5 तक गलनांक और क्वथनांक बढ़ता है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे धात्विक आबंध की प्रबलता बढ़ती है। तो अभी हमने समझा कि संक्रमण तत्व की जो अवयवी कण है वे धातु परमाणु हैं, जिनके मध्य धात्विक आबंध कार्य कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी तत्व में बढ़ती जाएगी, यानी जिस तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, उनके धात्विक आबंध उतने ही अधिक मजबूत होंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग होंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ धात्विक आबंधों की प्रबलता बढ़ती है। अब आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे संक्रमण तत्व दिए गए हैं, तो उनमें गलनांक सबसे अधिक किसका होगा? तो आप कहेंगे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी उनके गलनांक अधिक होंगे। अब ऐसा क्यों है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने पर धात्विक आबंध अधिक प्रबल होता है? तो क्योंकि धात्विक आबंध के लिए अधिक इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो पाते हैं।
तो जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ज़्यादा धात्विक आबंध में इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे और उतना ही ज़्यादा धात्विक आबंध बनेंगे, और जितने ज़्यादा धात्विक आबंध बनेंगे उतना ही धात्विक आबंध मजबूत हो जाएंगे। n-1d5 के पश्चात इलेक्ट्रॉन युग्मित होना प्रारंभ हो जाते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने लगती है। और आप जानते हैं यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटी तो गलनांक और क्वथनांक घटने लगेगा। यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे 3D सीरीज यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी का उदाहरण लेकर। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व दिए गए हैं। अब यदि इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम समझें तो आप देखेंगे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। और यहाँ पे 4s2 और 3d1 जो है इसको हम मार्क कर लेते हैं क्योंकि यही है इस तत्व का संयोजी कोष। तो डी ब्लॉक तत्वों के लिए आप पहले भी आपको मैंने बताया है कि संयोजी कोष का अर्थ हो जाएगा n-1d और ns। तो देखिए ये हो गया 4s यानी ns, और बाह्यतम कोष से एक पहले का डी कोष भी संयोजी कोष का हिस्सा है। यदि इसका संयोजी कोष का ऑर्बिटल आरेख बनाएं तो हम देखेंगे कि 4s2 तो पूरा भरा है यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 3d1 है यानी कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही स्कैंडियम से जब टाइटेनियम पर जाएंगे तो आप देखेंगे 3d2 हो गया यानी d में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे नीचे जाएंगे वेनेडियम तक तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्रोमियम अपवाद होता है आप जानते हैं, तो यहाँ पे 4s1 3d5 होता है, तो यहाँ आपको 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की तरफ चल रहे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, और जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी गलनांक और क्वथनांक बढ़ते जाएंगे। अब बात करें आगे हम मैग्नीज पर, तो देखें यहाँ से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने लगी, 5 हो गए, क्योंकि अब यहाँ से आयरन से इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लगेंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और तेज़ी से घटेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3d6 था जिसके वजह से एक पेयर बन गया। आप जानते हैं कि 3D में या किसी भी उपकोष में जिसमें एक से ज़्यादा ऑर्बिटल हो, सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटलों में रखते हैं और उसके बाद पेयरिंग करते हैं। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन थे डी के, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पाँचों में रखे गए और फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हमने पेयरिंग स्टार्ट कर दिया। तो यही हमने लिखा था पीछे कि जब n-1d5 को आप क्रॉस कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन युग्मित होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें 3d7 है कोबाल्ट में, तो यहाँ पे एक और पेयर बन गया। अब देखें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट रही है। देखिए यहाँ पे 4 से फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, और फिर आप देखेंगे तो कॉपर में केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा और जिंक में आपको एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। तो हमने क्या सीखा? हमने देखा कि जब हम ट्रांजिशन सीरीज में बाएं से दाएं चल रहे हैं तो n-1d5 तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ेगा। और n-1d5 के बाद जब आगे चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन युग्मित होना प्रारंभ हो गए हैं, और युग्मित होने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती जा रही है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने के साथ गलनांक और क्वथनांक भी घटते जा रहे हैं। बात क्लियर है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखिए जैसे आपने देखा कि जिंक में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए तो हम कहेंगे कि जिंक का गलनांक और क्वथनांक तो काफ़ी कम होगा। ठीक इसी प्रकार की कंडीशन आपको कैडमियम और मरकरी में देखने को मिलेगा। तो जिंक, कैडमियम तथा मरकरी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, और यही कारण है कि ये धातुएं नरम होती हैं और इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं। कमरे के तापमान पर मरकरी जो होता है द्रव अवस्था में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि सभी धातुएं ठोस होती हैं, मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। तो इसका भी कारण क्या है कि मरकरी में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यदि इन सभी बातों के लिए हम एक ग्राफ बनाएं तो हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर 3D सीरीज के ग्राफ को देखें तो यहाँ पे टाइटेनियम से वेनेडियम, क्रोमियम तक जा रहे हैं,
तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो गलनांक और क्वथनांक बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखें गलनांक की बात कर रहे हैं तो गलनांक बढ़ रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीज जो है यहाँ पे आपको डिप देखने को मिलता है ग्राफ में, यानी मैग्नीज जो है अपवाद है। आप देखिए मैग्नीज और आयरन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो मैग्नीज में अधिक है, लेकिन आप देख रहे हैं गलनांक आयरन का अधिक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन सभी बातों का जो भी अभी थियरी हम लोगों ने पढ़ा उसके लिए मैग्नीज अपवाद है और साथ में ये टेक्नीशियम है ये भी अपवाद है। तो 3D सीरीज की बात करें तो मैग्नीज यहाँ पे अपवाद है। फिर से आयरन में आपको दिखेगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अब यहाँ से घटते जा रहे हैं तो धीरे धीरे गलनांक भी घटता जा रहा है। यहाँ पर कापर और इसके भी नीचे आ जाएगा जिंक का नंबर। और ठीक यही क्रम आपको देखने को मिलेगा 4D सीरीज में और ऐसा ही क्रम आपको देखने को मिलेगा 5D सीरीज में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टेक्नीशियम और मैग्नीज जो हैं ये दोनों अपवाद है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि मैग्नीज और टेक्नीशियम असामान्य गलनांक प्रदर्शित करते हैं और ये इस सिद्धांत के जो भी अभी हमने नियम पढ़ा उसके लिए अपवाद है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।